हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज हम 30 मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। आपके प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम रह गया है, सो गेट सीरियस एंड मेक श्योर कि 8 से 10 घंटा आप टच कर रहे हो। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ओके, एंड ऑल्सो बहुत ही प्रिसीजन के साथ आपको जाने की जरूरत है, वेल डायरेक्टेड जाने की जरूरत है। दिस इज आवर प्रोफाइल। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब स्टॉक मार्केट काफी टाइम से न्यूज में, आपको पता है कि जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से और बहुत बुरा हाल है स्टॉक मार्केट में। तो लास्ट के 2 साल में, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था स्टॉक मार्केट से, तो इंपॉर्टेंट है इस साल भी। इंपॉर्टेंट जो थीम्स है, टर्म्स है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ईटीएफ को लेके है, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू ईटीएफ्स, ओके, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। ETFs कैन बी बॉट एंड सोल्ड लाइक स्टॉक्स ऑन एन एक्सचेंज। खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं जैसे स्टॉक होता है। देन हाई लिक्विडिटी इन ETFs इंश्योर इजियर बाइंग एंड सेलिंग। देन थर्ड वन इज ETFs एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि कह रहे हैं हर तरह का इन्वेस्टमेंट रिस्क ये हटा देता है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि देखो, ये बात आप समझो कि ये हमेशा इस तरह की चीज होती है ना, एलिमिनेट हर तरह की चीज, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। 100 में से 99 टाइम्स ये गलत ही होगा, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। ETF जो है इसका, हाँ, कंपेरेटिवली आप देखो, क्योंकि आप इसको स्टॉक मार्केट में खरीद बेच सकते हो ना। तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में क्या होता है, म्यूचुअल फंड लेस लिक्विड होता है। लेस लिक्विड मतलब इसको इजीली आप खरीद बेच नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आपने अभी खरीदा अभी बेचा, इस तरह की चीज नहीं होती है। इसकी ट्रेडिंग आप रियल टाइम में कर सकते हो। ETF जो है लाइक स्टॉक्स, रियल टाइम में आप स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे आप खरीद बेच सकते हो। और ये कंपेरेटिवली हाई लिक्विडिटी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंटिन्यूस ट्रेडिंग होती है, हाई लिक्विडिटी होता है। ETF डू नॉट एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिस्क। ये जो है बिल्कुल सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं। आपको जिन्होंने स्टॉक मार्केट थोड़ा यूज किया हुआ या नहीं भी यूज किया था, आपको पढ़ा हुआ पता होना चाहिए कि इसमें पूरा पूरा रिस्क रहता है। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं, रिस्क का बस डिग्री कम हो सकता है। ओके, एंड उस पे रियल आपका मार्केट में स्टॉक में ये ट्रेडिंग होती है इसकी। जो आपका म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड जो होता है उसका अपना एक NAV करके वैल्यू, नेट नेट एसेट वैल्यू होती है। वो क्या होता है, एंड ऑफ द डे EOD पे उसका ट्रेडिंग एक तरह से क्लोज या सेल या खरीदने वाली चीज हो, खरीदना एंड बेचने वाली चीज होती है। टाइप ऑफ ETF आपको पता होगा, इक्विटी ETF होते हैं, जैसे स्टॉक हो गया, निफ्टी 50 हो गया, गोल्ड ETFs हैं, डेट ETFs हैं, इस तरह की चीजें। तो राइट आंसर फॉर दिस इज ओनली 2। Now coming to question number two, which of the following best explains the significance of movements like the Mahad Satyagrah? तो चार स्टेटमेंट है आपके पास। पहला, दे एम्ड एट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सेकंड, दे फोकस्ड ओनली ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। थर्ड, दे sought to establish social equality and human dignity. Fourth, they were limited to urban elite participation. So please pause and mark your answer. ठीक है। तो देखो, महाद सत्याग्रह बहुत ही बार न्यूज में कवर किया गया है पिछले एक साल में। तो इस साल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निकाला था फॉर सोशल इक्वेलिटी। ठीक है। चावदार जो टैंक है, उसके पास महाराष्ट्र में निकाला था दलित असर्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी, दे सॉट टू एस्टैब्लिश सोशल इक्वेलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। In reference to wage determination under मनरेगा, consider the following statement। तो मनरेगा का ये क्वेश्चन है, इसका अब जो है ये स्कीम रिप्लेस की जा रही है नए स्कीम से। उसका नाम आप लोगों को बताना है कि अब कौन सा स्कीम है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई डिफरेंट वेज रेट्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट के लिए डिफरेंट रेट्स दे सकते हैं। स्टेट मिनिमम वेजेस अप्लाई ओनली व्हेन सेंटर हैज नॉट नोटिफाइड वेजेस। अगर सेंटर ने नोटिफाई नहीं किया है तो स्टेट का जो मिनिमम वेज रेट है वो अप्लाई होता है उस केस में। Then third is मनरेगा guarantees that wages will always be equal to or higher than state minimum wages। तो स्टेट का जो मिनिमम वेज है उससे हमेशा वो ज्यादा ही होगा। सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो तीसरा ऑप्शन है गलत है। कई केसेस में, कई स्टेट्स में जो है ये मिनिमम वेजेस से कम है। ओके, ये मनरेगा का जो वेज रेट है वो नॉर्मल मिनिमम वेज से कम है। अनस्किल्ड वाले मेनली काम होता है इसमें, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर, पेमेंट थ्रू DBT। दूसरा आपका सही है कि स्टेट का मिनिमम वेज रूल तभी आएगा अगर सेंटर ने कोई नोटिफाई नहीं किया है वेज रेट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्टेट के लिए, मान लो केरला है तो डिफरेंट हो सकता है, बिहार है तो अलग हो सकता है। स्टेट में कहीं पे ज्यादा है कहीं कम है, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी, महंगाई वगैरह का थोड़ा वो सेंस आ जाता है इन चीजों में। ओके, और मनरेगा का एक्ट जो आया था 2005 में आया था। अब नया स्कीम आ गया है तो उसको आपको पढ़ लेना है एक बार। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस इज A1 and 2। Now coming to question number four, with reference to उड़ान पूरे देश का आम नागरिक स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो तीन स्टेटमेंट है। पहला, इट एम्स टू इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्पेशली इन Tier 2 and Tier 3 cities। सेकंड, अंडर द मॉडिफाइड उड़ान स्कीम द सब्सिडी
period for regional routes has been increased. Third, the scheme relies entirely on passenger charges to fund subsidies. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो, जो उड़ान स्कीम है वो क्या एम करता है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज से, या फिर कोई अनसर्व्ड अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट से, तो वहां पे कनेक्टिविटी बेटर हो। अफोर्डेबल फेयर्स की बात करता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है। तो सब्सिडी जो है इसको मल्टीपल तरीके से मिलता है। पहला तो है कि अ, जो गवर्नमेंट है वो फंड करती है। दूसरा कि मेजर रूट पे लेवाई करते थे ये। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, द स्कीम रिलाइज इंटायरली ऑन पैसेंजर चार्जेस टू फंड सब्सिडी, ये गलत है। गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, ठीक है। एंड करेक्ट उसका पहला और सेकंड दूसरा जो है वो सही है। करेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली। With reference to India's import dependence, India का जो import dependence है, consider the following statement. India imports around 85% of its crude oil requirement. हमें जितने crude oil की requirement है उसका around 85% हम लोग import dependent मतलब दूसरी कंट्री dependent है. Then second, imports account for nearly 39% of India's GDP. कि हमारे इंडिया का GDP जो है उसका 39% we are importing. ऑलमोस्ट उतना. देन थर्ड ऑप्शन इज कंज्यूमर गुड्स फॉर्म लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स. कि कंज्यूमर गुड्स जो है वो लार्जेस्ट शेयर फॉर्म करता है. सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर. यू कैन से थोड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आप कॉमन सेंस और लॉजिकल गेसिंग लगाओगे. ये देखो बहुत बड़ा नंबर है, अराउंड 40% आप कह रहे हो कि हमारी कंट्री के जीडीपी का हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं. सस्टेनेबल ही नहीं होगा इतना ये. ठीक है, जो ये नंबर जो है बहुत ज्यादा है. ये अराउंड 18 से 20% के आसपास जीडीपी का जो है वो हमारा इम्पोर्ट अकाउंट करता है. सो सेकंड वन इज इनकरेक्ट. मैंने थर्ड वन अगेन कंज्यूमर गुड्स इतना मतलब अगर डिपेंडेंट करोगे, कह रहे लार्जेस्ट शेयर मेनली आप कंज्यूमर गुड्स पे करोगे. काफी कंज्यूमर गुड हमारे यहाँ बनाए जाने लगा है. तो कंज्यूमर गुड्स जो है नहीं होता. गोल्ड वगैरह का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा है. कंज्यूमर गुड्स का जो लार्जेस्ट शेयर नहीं फॉर्म करता है, ये आपको पता होना चाहिए. ऑयल का डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब हम लोग ना ईवी वगैरह फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी फोकस कर रहे हैं. ओके, तो राइट आंसर अब ये चीज आपका सही है कि 85%. ये तो पता ही होगा आपको कि ऑयल का हमारा क्रूड ऑयल नीड जो है तो मेनली हम 85% जो हम इंपोर्ट करते हैं. मिडिल ईस्ट में हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं. एंड दैट इज वाई हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है इस वजह से. ओके, सो फिफ्थ का सी विल बी द आंसर. Now coming to question number 6, with reference to the jungle cat Felis chaus, consider the following statement. तो तीन स्टेटमेंट आपके पास. पहला, it is listed as endangered on the IUCN red list. Second, it prefers agro-pastoral and open habitats over dense forest. Third, it is protected under Schedule 2 of the Wildlife Protection Act 1972 in India. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो ये जो आपके जंगल कैट है दैट इज लीस्ट कंसर्न ऑन IUCN रेड लिस्ट. इंडेंजर्ड नहीं है, लीस्ट कंसर्न है. एंड ओपन लैंडस्केप जैसे ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड, वेटलैंड, एग्रीकल्चर फील्ड पे मिलते हैं. लीगल प्रोटेक्शन इंडिया जो है आपका Schedule 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोवाइडेड है. मॉडरेट लेवल प्रोटेक्शन है. साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में मिलते हैं ये. ठीक है, तो ये कैसे एक्ट करते हैं, तो मेसोप्रेडेटर कंट्रोल करते हैं रोडेंट पॉपुलेशन को. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, D2 and 3 ओनली. So on that note, thank you everyone. Do like, share and subscribe.